16 मई 2005 एक युवक घर से निकलता है और फिर कभी घर लौट कर नहीं आता। घर में बुजुर्ग पिता जो भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी, ज़्यादातर वो भिलाई में रहते हैं, और युवक जो अपना मूल गांव था उनका बालोद जिले के पार रास एक गाँव है, वहाँ का रहने वाला ये परिवार। बुजुर्ग ज़्यादातर समय भिलाई में और गांव की खेती बाड़ी और घर की देखरेख के लिए जो युवक था वो गांव में रहता था। युवक चूँकि शराब का आदी था, बदमाश युवकों के साथ उसकी दोस्ती थी और कभी कभार ऐसा होता था कि वो 2-4 दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए घर से बाहर चला जाया करता था और फिर लौट आता था। लेकिन इस बार वो लौटा नहीं। बुजुर्ग पिता उसका इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते 2 साल बीत गए। 2 साल में भी उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन पुलिस भी इस सवाल पे उलझी रही और गांव के लोग भी बुजुर्ग से सवाल करते रहे कि आखिर बुजुर्ग ने किसी थाने में अपने बेटे का गुम इंसान का मामला क्यों नहीं दर्ज करवाया। अक्सर जब गुम इंसान का मामला दर्ज होता है तो पुलिस के लिए कोई केस सुलझाना बेहद आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि गुम इंसान का कोई मामला नहीं था और युवक का कुछ पता नहीं था। एक दिन फरवरी का महीना 6 फरवरी 2007 युवक को लापता हुए 2 साल हो गए थे। 2005 में युवक लापता हुआ था और 2007 में बुजुर्ग दुर्ग से दिल्ली राजरात चलने वाली मेमो पैसेंजर में बैठकर अपने गांव बालोद जा रहे थे। ट्रेन के बोगी में एक युवक बैठा हुआ होता है। बुजुर्ग पर उसकी नज़र पड़ती है। वह उठता है, उनके पैर छूता है और पूछता है कि बाबूजी कैसे हो, क्या हाल चाल है। बुजुर्ग फपक कर रोने लगता है, बताता है कि क्या हाल रहेगा बुढ़ापे में, जवान बेटा वो भी 2 साल से पता नहीं कहाँ चला गया, लौट कर आता ही नहीं। तो युवक ने कहा कि वो लौट कर नहीं आएगा। इतना सुनते ही बुजुर्ग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आश्चर्य से युवक को देखने लगे। पूछे क्यों, ऐसा क्या हुआ कि वो लौट कर नहीं आएगा। तब युवक ने जो कहानी बताई बुजुर्ग फपक कर रोने लगे। उसे यकीन नहीं हुआ कि उनके बेटे के साथ ऐसा हो सकता है। उस युवक ने बताया कि अब विजय इस दुनिया में नहीं रहा। विजय की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। अब बुजुर्ग सदमे की स्थिति में, बदहवास की स्थिति में। दरअसल गुम इंसान का मामला दर्ज कराने की जो बात मैंने कही, इस कहानी से उसका बड़ा ताल्लुक है। इस क्राइम स्टोरी से उसका बड़ा संबंध है। होता यह है कि 17 मई को 2005 को दुर्ग जिले का एक जगह है पुरई, जो उतई थाने के अंतर्गत आता है। और पुरई के पास पुरई में एक सरकारी स्कूल है। उस सरकारी स्कूल के पीछे खाली जगह पर एक अधजली लाश मिलती है। गांव वाले जब सुबह होता है लाश को देखते हैं तो भागकर उतई थाने पहुंचते हैं और जो स्टाफ मौजूद रहता थाने में उसको बताते हैं कि साहब स्कूल के पीछे एक लाश पड़ी है। उतई स्टाफ मौके पर पहुंचता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बीपी मैथिल को बुलाया जाता है। एसपी दीपांशु काबरा वो भी मौके पे पहुंचते हैं। एडिशनल एसपी मौके पे पहुंचते हैं और एडिशनल एसपी ग्रामीण वो भी मौके पे पहुंचते हैं। लाश के आसपास का निरीक्षण किया जाता है। मौका वारदात का निरीक्षण किया जाता है। मौका मुआयना किया जाता है। तो प्रथम दृष्टया साफ था, परिस्थिति जन्य जो बता रहे थे कि युवक की हत्या की गई है और पेट में चाकू जैसा धारदार हथियार घोंपा गया है। अब पंचनामा के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस
हत्या का तो मामला दर्ज कर लेती है। प्रथम दृष्टता जो साक्ष्य मिलता है और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के हिसाब से हत्या का मामला दर्ज कर लेती है। अब पुलिस के पास दिक्कत ये थी कि युवक कौन है, उसकी पहचान कैसे हो। तो पुलिस अपने स्तर पर पूरा प्रयास करती है। पुलिस आसपास के गांव में पता करवाती है, पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में पता करवाती है, यहाँ तक कि पुलिस पूरे प्रदेश के थानों में ये जानकारी जुटाती है गुम इंसान का। लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। तो 2 साल तक पुलिस प्रयास करते रहती है, लेकिन जब पता नहीं चलता तो पुलिस भी फाइल को खात्मे में भेज देती है। 2 साल बाद फरवरी में 2007 में जब उतई थाने के प्रभारी बदले जाते हैं और उनकी जगह नए टीआई चार्ज लेते हैं उइके की नज़र इस फाइल पर पड़ती है और ये उनको चैलेंजिंग लगता है। वो स्टाफ की मीटिंग कराते हैं, बैठक कराते हैं और कहते हैं कि इस पर काम करना है, इसको फिर से इस पर जांच करना है। तो वो स्टाफ बताता है, पुराना स्टाफ, कि साहब इसकी तो अभी तक पहचान ही नहीं हो पाई कि मरने वाला कौन था, कहाँ का था। लेकिन टीआई कहते हैं कि पता तो करना पड़ेगा। अब संयोग देखिए, पुलिस के लिए कभी कभी संयोग जो इत्तेफाक होता है वो बहुत बड़ा काम करता है। अभी टीआई उइके इस फाइल पर अभी चर्चा कर रहे हैं, इस हत्याकांड को लेकर अपने स्टाफ से तमाम जानकारी जुटा रहे हैं। तभी दूसरे दिन 7 फरवरी 2007 को वही बुजुर्ग जो ट्रेन में था, वही बुजुर्ग जिसको ट्रेन में बैठे युवक ने कुछ बताया था, वो थाने पहुंचता है और टीआई के सामने फपक कर रोने लगता है। कहता है, साहब मेरा 28 साल का लड़का विजय साहू वो 2 साल से जाने कहाँ चला गया है, लौट कर ही नहीं आता। मैं आज उसके गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराने आया। तो टीआई का माथा ठनकता है। बोले 2 साल से इनका लड़का गायब है और 2 साल से ये फाइल बंद पड़ी है मृतक के पहचान के अभाव में। तो फोटो दिखाते हैं जो अधजली लाश की। तो बुजुर्ग वो फोटो पहचान लेता है। उसके बाद बताता है कि साहब ये मेरा लड़का है विजय साहू, 28 साल का, और मेरा नाम राम नारायण साहू है। मैं बालोद के पास रास गांव का रहने वाला हूँ और गांव में खेती बाड़ी है, घर है। मेरी बीएसपी में नौकरी है भिलाई इस्पात संयंत्र में। तो मैं नौकरी के सिलसिले में भिलाई में रहता हूँ और चूँकि विजय शुरू से पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था, ध्यान नहीं देता था, तो मैंने उसको गांव में रख दिया और वो खेती बाड़ी का काम करता था। अब पुलिस के लिए थोड़ी इस केस को सुलझाना थोड़ा इसलिए आसान हो गया कि अब मृतक की पहचान हो चुकी है, मृतक का नाम आ चुका है विजय साहू, 28 साल। अब पुलिस के लिए आरोपियों का पता लगाना। तो पुलिस को यह भी पता चलता है कि जो विजय है वो शराब पीने का आदी था और अक्सर उतई शराब भट्टी के पास ये देखा जाता था। तो टीआई उइके ने इस विषय पे दीपांशु कावरा से चर्चा की, जो एसपी थे दुर्ग जिले के, और पुलिस की एक टीम को उतई शराब भट्टी के, देसी शराब भट्टी के आसपास लगाई और ये पता लगाने को कहा कि 2 साल पहले, अब चूंकि विजय रेगुलर शराब पीने भट्टी आता था तो स्वाभाविक है उसको भट्टी वाले भी जानते होंगे, उसको आसपास जो चखना बेचने वाले वो भी जानते होंगे, क्योंकि विजय हष्ट पुष्ट और लंबा चौड़ा था, अलग से दिखता था, और उसको जो रोजाना शराब पीने आते हैं वो भी जानते होंगे। तो ये पुलिस के लिए अहम साबित हुआ। यही पुलिस को एक क्लू मिला। पुलिस को ये पता चला कि विजय साहू 2 साल पहले यहाँ छेदीलाल और अंगेश्वर निषाद, छेदीलाल यादव और अंगेश्वर निषाद के साथ देखा गया था। उसके बाद विजय साहू को फिर दोबारा किसी ने नहीं मिला। तो पुलिस के लिए 2 चीज़ें हो गई। एक तो मृतक का नाम पता चल गया, उसकी पहचान हो गई।
दूसरा ये भी पता चला कि मृतक आखिरी समय छेदीलाल यादव और अंगेश्वर निषाद के साथ देखा गया। अब यह भी पता चला कि जब से विजय साहू 2 साल से नहीं आ रहा है, तब से ये दोनों भी नहीं आ रहे। और पुलिस इसी जब जानकारी जुटा रही थी कि एक नाम और आया, लेकिन उस नाम को लोग जान नहीं रहे थे। इतना पता था कि कोई एक तीसरा भी था, तो तीसरा कौन था यह तभी पता चलता जब छेदीलाल यादव और अंगेश्वर निषाद पकड़े जाते हैं। तो पुलिस ने फिर इनकी तलाश तेज की और छेदीलाल यादव और अंगेश्वर निषाद गुरूर थाना है, धमतरी जिले का, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का गुरूर थाना है, वहाँ अमेरी कला एक गांव है, वहाँ से पकड़े गए। इनके पकड़े जाने के बाद पुलिस ने इनका बयान लिया और अपने इकबालिया बयान में इन्होंने पुलिस को बताया कि विजय साहू की हत्या कुख्यात बदमाश खेमलाल यादव ने की। खेमलाल यादव दूसरे मामले में जेल में था और एक चीज और खुलासा हुआ, यानी पुलिस एक हत्या की जांच कर रही थी, यहाँ 2 हत्या का खुलासा हो गया। तो छेदीलाल और अंगेश्वर निषाद ने बताया कि विजय साहू की हत्या करने की हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने रानी तराई करके एक जगह है, वहां किसी व्यक्ति की हत्या करके लाश जला दी थी। तो उस मामले का भी खुलासा नहीं हो पाया था, लेकिन छेदीलाल और अंगेश्वर के पकड़े जाने के बाद उस मामले का भी खुलासा हुआ। अब पुलिस के सामने नाम भी आ गया है मुख्य आरोपी का, खेमलाल यादव कुख्यात बदमाश था। तो पुलिस ने दुर्ग जेल से खेमलाल यादव को रिमांड कर लिया। रिमांड पर लेके फिर उससे पूछताछ हुई और उसने आसानी से स्वीकार भी कर लिया। तो खेमलाल यादव ने जो कहानी पुलिस को बताई, अपने इकबालिया बयान में बताया कि अक्सर विजय साहू, खेमलाल यादव, छेदीलाल यादव और अंगेश्वर निषाद ये चारों शराब पीते थे, एक साथ शराब पीते थे उतई शराब भट्टी में, और पीते पीते किसी बात को लेकर विवाद हो जाता था। अब विवाद होता तो विजय साहू, चूंकि शरीर उसका हष्ट पुष्ट था, तो हर बार खेमलाल पर भारी पड़ जाता। तो खेमलाल को ये बात नागवार गुजरती कि कुख्यात बदमाशों की श्रेणी में मेरा नाम आता है, मैं डॉन बनना चाहता हूँ, और ये विजय निषाद मुझ पर हावी हो जाता है। तो एक उसके अंदर एक हीन भावना सी आ गई और वो उसने तय कर लिया कि विजय साहू को वो रास्ते से हटा देगा। तो उसने छेदीलाल और अंगेश्वर निषाद को इशारे में कुछ कहा, चूंकि चारों ने काफ़ी शराब पी रखी थी, इशारे में कुछ कहा। तो दोनों छेदीलाल और अंगेश्वर विजय साहू को शौच के बहाने उतई के पास एक पुराना तालाब है, वहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ फिर चारों शराब पीते हैं। इसी बीच अंधेरे का फायदा उठाकर खेमलाल चाकू निकालता है जेब से और धोखे से विजय के पेट पर वार कर देता है। अब विजय के पेट पे जब चाकू लगता है तो वो घबरा जाता है और किसी तरह खून को रोकने का प्रयास करता है, जमीन पर गिर पड़ता है। तीनों उठाकर उसको तालाब में फेंक देते हैं। और एक तरफ पेट में गंभीर चोट, दूसरी तरफ पानी। तो विजय फिर मौत हो जाती है तालाब में डूबकर। अब तय होता है कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। खेमलाल के पास एक स्कूटर थी, स्कूटर में लाश लेकर खेमलाल और छेदीलाल अंगेश्वर रात 12 बजे, जब चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है, जब कोई नहीं होता, वैसे भी उस एरिया में रात 12 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता है, तो स्कूटर में लाश को लेकर ये लोग पूरे स्कूल के पीछे पहुंचते हैं। वहाँ लाश को स्कूल के पीछे फेंकते हैं, स्कूटर से पेट्रोल निकालते हैं, पेट्रोल को लाश पर छिड़कते हैं और लाश को जला देते हैं। और जो विजय के कपड़े थे उससे आगे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ ले जाकर फेंक देते हैं। पुलिस के लिए
तीनों का इकबालिया बयान अहम साबित होता है। पुलिस तीनों को धारा 302 के तहत गिरफ्तार करती है और तीनों को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद एसपी के कहने पर उस मामले का, जिस रानी दरे में जो इन्होंने लाश जलाई थी, उसकी भी जांच शुरू होती है। तो ये था एक क्राइम की कहानी और एक सबक भी। ये अक्सर जो लोग गुम इंसान का मामला दर्ज नहीं कराते हैं तो खुद तो इंतजार करते रहते हैं। पुलिस भी इस उम्मीद में भटकते रहती है कि कभी इस लाश की पहचान हो, इस लाश की शिनाख्त हो, ताकि आगे की जांच बढ़ाई जा सके। जब तक लाश की पहचान नहीं होती, लाश की शिनाख्त नहीं होती, तब तक पुलिस के लिए भी आगे की जांच मुश्किल होती है। तो ये थी क्राइम की हमारी छोटी सी कहानी, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस तरह की स्टोरी रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।